आपका शुरू करना है, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। सर, अभी एक टॉपिक हमने कवर करा था, वैक्सीनेशन का। तो अब इसके हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई बच्चा एडमिट है इमरजेंसी में, और वो वहां से डिस्चार्ज समरी उसको मिली और बच्चा वहां से डिस्चार्ज हो गया। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं और दिल्ली से बहुत दूर हैं कि वो नहीं आ पाते। अब कोई जो दिल्ली का पेरेंट्स है वो तो इजीली आ जाएगा एम्स इमरजेंसी और दिखा देगा, या किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके वो दिखा देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेरेंट्स आउट ऑफ दिल्ली हैं या दिल्ली से बाहर हैं, उनके बच्चे के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है। जैसे मैं ग्रुप के मैसेजेस को पढ़ता हूँ पेरेंट्स के, उसमें वो बताते हैं कि मेरे बच्चे के लिप्स नीले हो गए, या मेरे बच्चे की आइज ब्लू ब्लू हो गई हैं, या बच्चे की ग्रीन पॉटी आ रही है। तो हमने कई बार सुना है कि ये सिम्टम्स थोड़े से खतरनाक होते हैं बच्चे के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उसको क्या क्या उसको दिखाएं बच्चे के, क्या हम उसको पूरी डिस्चार्ज समरी प्लस उसके जो हमें पेपर्स मिलते हैं, हमें इंस्टीट्यूट से हमें पेपर मिलते हैं, तो क्या हम उसको पूरी रिपोर्ट दिखाएं तब वो हमें दवाई जो देने के लिए बोलेगा। तो क्या हम उसको क्रॉस वेरीफाई फिर अपने डॉक्टर से भी करवाएं, या उसने हमें जो दवाइयां दे दी हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम तो यही मानेंगे कि उसने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली है, और क्योंकि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है इसने हमें अच्छा ही सजेस्ट कर दिया होगा, और ये डिस्चार्ज समरी हम देख चुके हैं, तो हमारे मन में एक बिलीफ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके कहने पे वो दवाइयां दे दें और बच्चे को वो नुकसान करे। तो अच्छा, हमें आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है सर? उसके लिए मैं पहले समझा दूं, है जी। ना। सर्जरी के बाद जो डिस्चार्ज समरी दिया जाता है आपको, जी। उसको कृपया संभाल के रखें। जी। 15-18 साल तक उसको संभाल के रखने ठीक का है। होता है, तो उसके लिए हम आम तौर पे हर पेरेंट को एडवाइस करते हैं कि उसको लैमिनेट कर लैमिनेट लो। करें। लैमिनेट करके अपने पास रख लो। जी। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है लेकिन रजिस्टर हो गया तो एक ग्रीन कार्ड होता है। वो ग्रीन कार्ड में भी उसका डायग्नोसिस, इको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान लिखा जाता है। जी। तो पहले सर्जरी के बाद वाला सिचुएशन बताता हूँ। तो सर्जरी के बाद ये डिस्चार्ज समरी बहुत महत्वपूर्ण है जब तक बच्चा पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है। तो उसमें आपको समझना है पहले उसके क्या हिस्से हैं। तो उसका अगर सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें यूएचआईडी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, बच्चे का नाम, पिता जी। का नाम, फोन नंबर, ये सब चीजें लिखी होती हैं। उसके दूसरे हिस्से में उसका डायग्नोसिस लिखा जाता है। डायग्नोसिस मतलब उसके दिल का क्या दिक्कत था। जी। उसके बाद जो लिखा होता है कि उसका क्या सर्जरी हुआ। जी। अब आपको ये समझना जरूरी है हर माँ बाप को कि सर्जरी के ऊपर का हिस्सा, डायग्नोसिस तक, पास में किसी भी डॉक्टर को पढ़ा लिखा समझ आ जाना चाहिए। जी। उसके आगे का जो है हिस्सा, वो हमारा इंस्टीट्यूट का ही तजुर्बा है। तो इसीलिए ये आम तौर पे बताया जाता है कि अगर दिल्ली रहते हो तो आपको आंख मूंद करके एम्स में ही आना है। ठीक है, क्योंकि उस चीज का जो सर्जरी का और पोस्ट ऑपरेटिव का जो डिस्चार्ज समरी में बड़ा सा पैराग्राफ में लेखा हाँ, जोखा उसमें है, पूरा जैसे मेंशन होता है। ऑपरेटिव फाइंडिंग्स, ऑपरेटिव नोट्स, सीपीबी डिटेल्स, पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स, ये जो सेक्शन है वो इंस्टीट्यूट का ही तजुर्बा है। तो अगर डॉक्टर जो है वो इंस्टीट्यूट से नहीं गुजरा या हमारे संपर्क में नहीं आया तो वो सारी चीजें उसको समझ में आना बहुत मुश्किल है। चाहे वो पेरेंट हो या डॉक्टर हो, तो जहां पर भी है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन जो हम पेरेंट्स को बताते हैं, अगर आप 1 घंटे की दूरी में हैं इंस्टीट्यूट से, तो अगर रेड फ्लैग साइंस या खतरे का कोई भी लक्षण दिखे बच्चे में, तो आप बेझिझक इंस्टीट्यूट में आइए, इमरजेंसी में आइए। अगर ड्यूटी आवर्स नहीं है, अगर ड्यूटी आवर्स है तो CT4 में आइए, क्योंकि वहां का रेजिडेंट फिर हमसे संपर्क कर लेगा। लेकिन अगर दिल्ली से दूर है, एक जी। घंटे से दूर है, बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस, डेट ऑफ ऑपरेशन, इको डायग्नोसिस, CT एंजियो रिपोर्ट, ये सब जो है ये तजुर्बे से और पढ़ाई लिखाई से घर के पास किसी भी डॉक्टर को, प्रेफरेबली बच्चों का सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए।
रूटीन जो किराने का दुकान या दवाई का दुकान या झोला छाप वाला डॉक्टर के उनको पास नहीं जाने दिखाना। से, ये दिखाने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, मेडिकल कॉलेज है, या अभी तो एम्स खुल गया है, हर कोने कोने में एम्स खोल रहे हैं, तो जी फिर वहां जाएंगे तब भी जो है ये डिस्चार्ज मेडिकेशन, ये समझ, ये आपको एज ए पेरेंट सीधा पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर ने सर्जरी के बाद ये दवाइयां लिखी थी बच्चे के लिए देने के लिए 6 महीना 1 साल, और ये दवाइयां अभी हम दे रहे हैं। सर। इन दवाइयों के साथ अगर जी, भिड़ेंगी दवाइयां जो भी आप लिख रहे हैं तो वो हम नहीं दे पाएंगे बच्चे जी। को। मेरी नॉलेज में सर एक केस ऐसा आया था थोड़ा कि जोर से बोलिए। मेरी नॉलेज में एक केस ऐसा आया था हाँ। कि पेरेंट्स क्योंकि दिल्ली से दूर थे हाँ। और उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। हाँ। अब वो डॉक्टर भी एमबीबीएस था, हाँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। नहीं, एमबीबीएस चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं वो होता। शायद चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही था डॉक्टर, एमबीबीएस एमबीबीएस ही था। नहीं होता। बीएस था वो। हाँ, आगे मतलब वो बोलो। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही थे। हाँ, बोर्ड रखा हुआ। हाँ, तो उन्होंने उनको पूरी डिस्चार्ज समरी दिखाई, उनको पूरा जो जैसे जैसे ट्रीटमेंट हुआ था सब दिखाया, उन्होंने एक मेडिसिन कुछ लिख दी बच्चे के लिए। हाँ। जब उन पेरेंट्स ने वही मेडिसिन इंस्टीट्यूट में क्रॉस वेरीफाई कराई अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से, हम्म। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो गलत मेडिसिन दे रहे हैं। हाँ। अब पेरेंट्स तो यही समझ रहे हैं ना, मैं अपने बच्चे को हाँ, बहुत अच्छे तो हॉस्पिटल ले गया उसमें था। आपको ये जानना है, वो फिर पेरेंट ही समझ पाएगा कि छुट्टी के टाइम पर जो दवाइयां चली थी, हम्म। जैसे आपने बोला कि एमबीबीएस का है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, हम्म। जो कि नहीं होता। सरकारी अस्पताल कोई भी है पास में, तो वहां जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। और अगर 1-2 दिन में बात नहीं सुलझती है तो आपको इंस्टीट्यूट में वापस आ जाए। आना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि ये इसीलिए जरूरी है जानना और बताना कि जैसे एनवास हो गया, एनवास की गोली चलती है कई बार 1 साल 2 साल तक भी चलता है। हम्म। फिर है फ्यूरोपेड की दवाई जो 3 महीने 6 महीने तक चलती है। जी। फिर है फिनॉक्सीबेंजामीन नाम से कैप फिनॉक्सी की दवाई चलती है, वो भी 6 महीना एक लगभग। साल या 1.5 साल तक चलता है। जी। हर बच्चे के लिए वो अलग अलग ड्यूरेशन में होता है। तो जो आम खांसी जुकाम दस्त उल्टी बुखार के लिए जो दवाई की दुकान से या एमबीबीएस डॉक्टर से ये डिस्चार्ज समरी दिखाने के बावजूद भी उनका तजुर्बा फिनॉक्सी के साथ शून्य है, फेल है। ये समझ रहे हैं। यही समझ सकते। क्योंकि फिनॉक्सीबेंजामीन एनवाज और फ्यूरोपेड जैसे मैंने बताया उसका तजुर्बा जो है हमारे पास ही सबसे ज्यादा है। हम्म। और उसका जो आम दवाइयों के साथ भिड़न होता है, दवाई एक दवाई का दूसरे दवाई के साथ इंटरेक्शन होता है, जो बच्चे के लिए सुरक्षित या सेफ नहीं है। समझ गए। तो उसने भी अपने इरादे से या नॉलेज से ठीक ही किया होगा। लेकिन जब ये दवाइयां चल रही हैं तो ये आपका फर्ज सिर्फ इतना बनता है कि आप ये डिस्चार्ज मेडिकेशन किसी सरकारी डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में या पास में बच्चों का डॉक्टर स्पेसिफिकली, वो एमडी होता है, हम्म। एमडी पीडियाट्रिक्स या डीसीएच चाइल्ड होता है। जी। वो अगर क्वालिफिकेशन है, इतना तो आपको खुल के डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि जी। डॉक्टर साहब ये जो दवाइयां हैं ये बच्चों को चल रही है, हम्म। ये दिल के सर्जरी के लिए और दिल के लिए है, हम्म। क्या कोई भी दवाई आप जो दवाई दे रहे हैं उसके साथ भिड़ेंगी, या आपको समझ है इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं आप रूटीन तौर पे या नहीं। तो अगर डॉक्टर गुस्सा भी होता है लेकिन ये सवाल नहीं, तो पूछने के पूछना। बाद अगर वो बताता है कि हाँ हो गया है, तब फिर आप उसका दवाई जो है 3 या 5 दिन तक दे सकते हैं। जी। लेकिन उससे ज्यादा अगर हो रही है और सर्जरी का 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो कृपया आप इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। जी सर, एक 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 प्रॉब्लम आती है जो हमने अच्छा, हम उसमें बात करते एक हैं और चीजें एनवास हैं। की। 1 मिनट, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, है ना, लास्ट में सिग्नेचर है, जैसे डिस्चार्ज समरी सबके पास होगा, जी। तो उसको एक बार दोबारा पढ़ ले, है ना, लैमिनेट करके संभाल के रखने के अलावा दोबारा पढ़ ले। उसके सेक्शन में डायग्नोसिस तक जो है वो सबको समझ आ जाना चाहिए जो भी मेडिकल फील्ड में हो। डिस्चार्ज के टाइम पर जो मेडिकेशंस है वो भी किसी बच्चों के डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को समझ में आना चाहिए, ये उम्मीद है हमारा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस है
वो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है, जो बाकायदा हमारे एडवाइस के अलावा उसको कुछ आनाकानी नहीं करना। जैसे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिपोर्ट इमीडिएटली इफ फीवर मोर देन 2 days, ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, मतलब घाव से अगर पीक आती है, पानी आता है या खून के छींटे जैसे आते हैं, हरे रंग में आता है, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, पेशाब की मात्रा कम हो गई, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, नीलापन ज्यादा हो गया, आंखें ऊपर ऐंठ ली, ये आमतौर पे जो बच्चों को होता है वो सिम्टम्स अलग हैं, और दिल का सर्जरी के बाद अगर बच्चे में हो रहा है तो उसका महत्व अलग है। आपको फिर तुरंत इंस्टीट्यूट में ही सर आना है। अब देन विजिट ओपीडी एट 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year एंड ईयरली। ये यही सोच समझकर इतना बताया जाता है क्योंकि बच्चे फॉलो छोटे कर। हैं, और हमारे देश के करिकुलम में भी बच्चों के डॉक्टर को ये दिल का दिक्कत का या सर्जरी के बाद का क्या केयर है ये सिखाया नहीं गया है अभी तक। एक सर छोटा सा सवाल आता है कि जैसे अब एनवायरमेंटल चेंज होगा, थोड़ा सा मौसम में बदलाव आएगा, सर्दियां चालू होने वाली हैं, हाँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता है कि जो एनवास एक टैबलेट है वो हीलिंग के काम आती है बच्चे के लिए। सबको नहीं पता। हाँ, बहुत से हाँ। पता है, पर कुछ पेरेंट्स को ये बात नहीं पता है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मौसम चेंज होगा तो बच्चे को खांसी भी होगा, जुकाम भी होगा, उसको फीवर भी होगा। तो फीवर वगैरह के लिए, इसके लिए हम जैसा आप रिकमेंड करते हैं कि हम उसको पीसीएम दे देते हैं वेट के अकॉर्डिंग। तो अब क्योंकि एनवास से भी थोड़ी थोड़ी खांसी होने का खतरा होता है बच्चे को हाँ, नॉर्मली, खतरा नहीं, साइड इफेक्ट है साइड उसका। इफेक्ट है उसका एक। तो क्या हम उस टाइम पे जब हमें लगे कि बच्चा हमारा अब ज्यादा खांस रहा है मौसम की वजह से, तो हम एनवास को मैक्सिमम कितने दिन के लिए रोक सकते हैं? तो ये एक सवाल अमूमन पेरेंट्स के दिमाग में रहता है। नहीं, देखो कुछ चीजें हैं जो बाकायदा चलनी है, जी। ठीक है। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि दो हिस्सों में बांटते हैं डिस्चार्ज मेडिकेशन को। एक होता है टू कंटिन्यू लेफ्ट साइड में, दूसरा होता है टू स्टॉप आफ्टर 5 days राइट साइड में। तो जो टू स्टॉप आफ्टर 5 days में हम पीसीएम लिखते हैं, डोमस्टैल लिखते हैं, लैंजोल जेआर लिखते हैं, ताकत की दवाइयां लिखते हैं, वो आप अपने हिसाब से, लक्षण के हिसाब से घर पे या पास में डॉक्टर से सलाह करके वो आप दे सकते हैं, देते रह सकते हैं। वो उसका 5 दिन के लिए चला करके बंद भी कर सकते हैं। जी। लेकिन जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो 1 साल तक हमारी सलाह के बगैर बंद नहीं उसमें कोई आनाकानी ना करे नहीं कर सकते। तो सही है, तो क्योंकि वो हीलिंग में काम करती है, और जख्म भी हमने दिया है, हीलिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा है। जी, तो उसको कायदे से हमारी सलाह के बगैर, बंद ना। हाँ, बंद या तो उतार चढ़ाव ना हम करें। इसका आपके डॉक्टर साहब से हमने भी सवाल जैसे पूछे, हम्म। तो इसका हम कंक्लूजन ये मानते हैं कि जो हमारा सवाल जैसे ये था कि पेरेंट्स को अगर दिक्कत आ रही है आफ्टर डिस्चार्ज समरी, तो ये मेरी सभी पेरेंट्स को राय है कि अगर आपका बच्चा डिस्चार्ज हो गया है और आप एम्स आ सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको लगता है कि आपका बच्चे को कुछ इमरजेंसी है, प्रयास कीजिए। आप सबसे पहले, जैसे सर ने कहा, कि आप सबसे पहले एम्स को ही अप्रोच कीजिए, इमरजेंसी को। इमरजेंसी में इन या केस, टीटी 4 हाँ, में। और आप डिस्चार्ज असेंबली को वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जिसमें लिखा होता है, आपको ये नहीं लगना चाहिए अच्छा हमारा बच्चा अच्छा। ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी। जी। डिस्चार्ज समरी नहीं हुआ, ऑपरेशन से पहले है, तो हरा कार्ड का भी उतना ही मायना है जितना डिस्चार्ज समरी का है। नहीं सर, एक एक सवाल आता है कि कई पेरेंट्स को ना ये लगने लग जाता है मेरे बच्चे को तो ये सिम्टम्स हो ही नहीं रहे, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तो एक ये भी एक मैं सबसे कहना चाहूंगा कि वो इस चीज को डिस्चार्ज समरी में जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि 1 वीक में आपको दिखाना ही है, बच्चा ठीक है, बीमार है नहीं है, आप दिखाइए। हाँ। 1 महीने में आपको दिखाना ही है, 6 मंथ में आपको दिखाना ही है। तो ये प्लीज आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जी। और हो सके, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सके, तो आप इंस्टीट्यूट को ही अप्रोच कीजिए। ये कंक्लूजन सर का है। हाँ। थैंक यू सर।